दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके अंतर्गत हम सहयोग, संघर्ष तथा प्रतियोगिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? ऑप्शन देखिए, रॉस ने, गिलिन एवं गिलिन ने, पार्क और बर्गेस ने, या फिर मैकाइवर एवं पेज ने। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन ए, रॉस ने। देखिए, ए रॉस ने वर्ष 1905 में 38 प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। ब्लैकिनर तथा गिलिन ने सामाजिक प्रक्रियाओं की 6 श्रेणियों को प्रस्तुत किया। पार्क एवं बर्गेस ने अंतःक्रिया के 4 प्रकार के मूल तत्व बताए: प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन और आत्मसत्वकरण। और एल वान वीज और एच बकर ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 650 प्रकार में विभाजित किया है। तो याद रखिएगा, 1905 में रॉस ने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? देखिए, संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन या संवेदनशीलता। तो सही उत्तर है संवेदनशीलता। दोस्तों, लेस्ली ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभाजित किया है: सहयोग यानी कोऑपरेशन, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट, समायोजन यानी एकोमोडेशन और आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन। इन प्रक्रियाओं को 2 खंडों में विभक्त कर इसको रखा जा सकता है। पहला है संयोजक प्रक्रिया, जिसको इंटीग्रेटिव या कंजक्टिव प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें सहयोग, समायोजन और आत्मसातकरण शामिल हैं। जबकि विघटनात्मक और विभाजात्मक प्रक्रियाओं में प्रतियोगिता और संघर्ष शामिल हैं। और आप जान लीजिए, हिंदी संस्करण में सामाजिक विघटन दिया गया है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में कॉन्फ्लिक्ट दिया गया है। विकल्प ए और सी में दोहराव है। तो इस तरह से संवेदनशीलता जो है वो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक होती है? आत्मीय सामाजिक संबंध, सहनशीलता, परिवहन और संचार के उन्नत साधन, या ये सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों, सात्मीकरण के लिए सहायक ये सभी साधन हैं, क्योंकि सात्मीकरण के लिए आत्मीय सामाजिक संबंध, सहनशीलता, परिवहन और संचार के उन्नत साधन सभी सहायक भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, मैकाइवर एवं पेज, के डेविस, ई बोगार्डस या एम जिन्सबर्ग। तो दोस्तों, ये जो कथन दिया गया है, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं हो रहा है कि ये कथन किसने कहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। पहले इसका उत्तर के डेविस दिया गया था, लेकिन कोई भी इस जो है प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ये किसका कथन है, स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो रहा है। आइए प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सबसे पहले सहयोग यानी कोऑपरेशन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन देखिए, जी वीको, पी क्रोपाटकिन, रेटजेनहॉफर या एल टी हाबहाउस। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी वीको, जीवो वानी वीको। दोस्तों, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या जीवो वानी वीको ने की है। और उद विकास के संबंध में उनका कहना है कि समाज असहयोग की निरंतर व्यवस्था से उच्चतर व्यवस्था की ओर बढ़ता है। वीको ने बताया कि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं और समाज में सहयोग की भावना रहती है, और इस तरह समाज का धीरे धीरे विकास होता है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सात्मीकरण में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो आप जान लीजिए दोस्तों, सहयोग, यहाँ पर देखिए सहयोग और सात्मीकरण यानी 1 और 4 ये आपकी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। लेस्ली ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में बांटा है। लेस्ली एक विचारक हैं। सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन और आत्मसातकरण। और इन प्रक्रियाओं को पुनः 2 खंडों में बांटा गया है। एक तो संयोजक या सहयोगी, जिसमें सहयोग और समायोजन या अनुकूलन और सात्मीकरण या आत्मसातकरण शामिल हैं, जबकि विघटनात्मक और विभाजन परक क्रियाओं में, असहयोगी प्रक्रियाओं में प्रतियोगिता और संघर्ष शामिल हैं। आपसे पूछा गया है सहयोगात्मक प्रक्रियाएं, तो सहयोग और सात्मीकरण सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतियोगिता और सात्मीकरण। तो आप जानते हैं कि प्रतियोगिता या संघर्ष दोस्तों ये विघटनात्मक या विभाजक या असहयोगी प्रक्रिया है। इसको वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? देखिए, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और अनुकूलन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, सहयोग और अनुकूलन ये सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ये आपके विघटनात्मक या विभाजक अथवा असहयोगी प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं? देखिए, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन और सात्मीकरण। तो इसमें आप जानते हैं दोस्तों, सहयोग, अनुकूलन और सात्मीकरण। देखिए 1, 4 और 5। देखिए, सहयोग, अनुकूलन और सात्मीकरण 1, 4 और 5 ये आपकी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं, जबकि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा ये असहयोगी या वियोगात्मक या फिर विघटनात्मक या विभाजक अथवा असहयोगी प्रक्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? तो देखिए, आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सात्मीकरण। तो सही उत्तर प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा दोस्तों ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, जिसको विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? आपको बताना है। देखिए, इसमें प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष या आत्मसातकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा आत्मसातकरण। दोस्तों, आत्मसातकरण सहयोगी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी प्रक्रिया नहीं, जबकि प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता और संघर्ष ये असहयोगी या विघटनात्मक प्रक्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? देखिए, समायोजन, सात्मीकरण, प्रतियोगिता या सहयोग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर प्रतियोगिता या संघर्ष जो है ये सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, जबकि समायोजन, सात्मीकरण और सहयोग ये सहयोगी प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन या प्रतिस्पर्धा। तो सही उत्तर प्रतिस्पर्धा। संघर्ष या प्रतिस्पर्धा दोस्तों संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण और समायोजन। तो आप जान लीजिए, प्रतिकूलता जो है ये सहगामी प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता या तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आप जानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता और तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। असहयोगी प्रक्रियाएं वे होती हैं जिनके परिणाम स्वरूप अव्यवस्था, अराजकता और हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे समाज विघटन की ओर बढ़ता है। इनमें संघर्ष प्रमुख है। संघर्ष शब्द के साथ प्रायः हिंसात्मक भावनाएं जुड़ी होती हैं। इस तथ्य को गिलिन और गिलिन ने भी स्वीकार किया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? देखिए, E.S. बोगार्डस, R.M. मैकाइवर और पेज, जी बर्गेस या जैकब मोरिनो। तो सही उत्तर है मैकाइवर एवं पेज। दोस्तों, मैकाइवर और पेज ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग की अवधारणा प्रस्तुत की है। जब समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तब यह प्रत्यक्ष सहयोग होता है। जब समान उद्देश्यों या उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक या अधिक व्यक्ति आपस में सहयोग करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं, तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। श्रम विभाजन इसका उदाहरण है। दोस्तों, ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं: प्राथमिक सहयोग, द्वितीय सहयोग और तृतीयक सहयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो सही उत्तर आप जानते हैं, मैकाइवर और पेज ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सहयोग की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो उत्तर है मैकाइवर एवं पेज ने। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही नहीं है? देखिए, पहला है, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें और सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। इनमें आपको बताना है अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, पहला कथन कि यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, ये जरूरी नहीं है अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में। तो आप जान लीजिए, जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं, तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। और इस प्रकार के सहयोग में आवश्यक नहीं कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, लेकिन सबके एक लक्ष्य होते हैं। जैसे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लोग अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, कपड़ा बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। यह किसका कथन है? तो सही उत्तर है ग्रीन। प्रोफेसर ग्रीन का कथन है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। इनके अनुसार संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने, रोकने अथवा उन्हें शक्ति से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न है। तो याद रखिएगा, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, प्रोफेसर ग्रीन का कथन है। अगला प्रश्न है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने की योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको तृतीय सहयोग कहा जाएगा। तो आप इसकी व्याख्या इस तरह से दे सकते हैं कि जब दो समूह आपस में अपने स्वार्थवश लड़ते हैं और लड़ाई का परिणाम दोनों के लिए हानिकारक होता है, तो ऐसी स्थिति में वे कभी कभी समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, और इस समझौते से जो स्थिति बनती है वो तृतीयक सहयोग कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि तृतीयक सहयोग संघर्ष से उत्पन्न सहयोग की स्थिति का नाम है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कारगिल युद्ध था, जब सरकार के साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों, या इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जाए। तो सहयोग का जो लक्ष्य नहीं है वो है ऑप्शन डी, इसे राज्य और व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू किया जाए। ये सहयोग का तत्व नहीं है, क्योंकि आप जान सकते हैं दोस्तों, सहयोग के लिए समान लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। निश्चित उद्देश्य होने से समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। मजदूर अपने मालिक के खिलाफ इसलिए आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ समान उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों हैं। समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है। समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। तो इसमें आप अपने जो है कॉमन सेंस के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि समाज में सहयोग और संघर्ष यानी कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही उपस्थित रहता है। दोस्तों, संघर्ष एक विरोधी प्रक्रिया है, फिर भी यह सहयोग से अलग नहीं है।
दोनों ही प्रक्रियाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां संघर्ष है वहां सहयोग और जहां सहयोग है वहां संघर्ष होता है। इसलिए कि कोई भी समाज न तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकता है और न ही हमेशा सहयोग की स्थिति में रह सकता है। संघर्ष और सहयोग समाज की मूल प्रक्रिया हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर लेस्ली और उनके सहयोगी समाजशास्त्रियों ने सहयोग संघर्ष निरंतरता या अविच्छिन्नता की अवधारणा की बात कही है। अब आइए दोस्तों, संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। संघर्ष से संबंधित जो पहला प्रश्न है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध, प्रतिकार, बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है संघर्ष। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध, प्रतिकार, बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को संघर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा है? तो ऑप्शन देखिए, कार्ल मार्क्स, आर डेहरेंडॉर्फ, एल ए कोजर या एच स्पेंसर। तो सही उत्तर है लेविस ए कोजर, एल ए कोजर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, एल ए कोजर एक ऐसे अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिनके विचारों में प्रकार्यवाद और संघर्ष संबंधी दोनों सिद्धांतों के तत्व मौजूद हैं। इसलिए टर्नर ने उन्हें संघर्ष मूलक प्रकार्यवादी कहा है। कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में डेहरेंडॉर्फ और पार्सन्स का काफ़ी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि डेहरेंडॉर्फ ने अन्य विचारकों की तरह संघर्ष को मात्र विघटनकारी प्रक्रिया के रूप में लिया है, तो पार्सन्स ने समाज में मात्र संतुलन ही देखा है। कोजर ने अपने सिद्धांत में सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। सामाजिक संघर्ष के मुख्यतः दो परिणाम होते हैं, एक तो संगठनात्मक और विघटनात्मक। संगठनात्मक या सकारात्मक परिणाम उस समय देखने को मिलते हैं जब संघर्षरत दो विरोधी समूहों की आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों में एक जैसी होती है। दूसरी ओर सामाजिक संघर्ष के विघटनात्मक या नकारात्मक परिणाम उस समय उत्पन्न होते हैं जब दो विरोधी समूहों की आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों के विपरीत होती है। ऐसे समूह एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। इससे समाज को आर्थिक हानि के साथ अराजकता और अशांति का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद कोजर का मानना है कि संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक कभी नहीं है, बल्कि समूह के निर्माण और स्थायित्व के लिए कुछ मात्रा में संघर्ष एक नितांत आवश्यक तत्व है। वस्तुतः कोजर की अभिरुचि संघर्ष के सामाजिक प्रकारों में है। दोस्तों, कोजर ने संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थों की टकराहट यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया है। टर्नर ने कहा है कि कोजर का संघर्ष विचार काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि उन्होंने प्रकारवाद और संघर्ष के सिद्धांत के बीच संतुलन या समन्वय की स्थिति प्रदान किया है। कोजर ने अपने विचारों से मार्क्स के द्वंद्वात्मक संघर्ष और डेहरेंडॉर्फ के संघर्ष सिद्धांत को संतुलित किया है। वे पहले प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि संघर्ष समाज की व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हुए भी कभी कभी सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा का पाठ का कार्य करता है, जिससे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बने रहने में सुविधा होती है। अगला प्रश्न देखिए, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो कोजर के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो सही उत्तर है कोजर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण और सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है? तो सही उत्तर है लेविस ए कोजर। लेविस ए कोजर अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इनका कथन है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण और सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है? तो दोस्तों, अनेक विद्वानों ने इस तथ्य को विश्लेषित किया है। ऑप्शन में मैकाइवर और पेज, के डेविस, लेविस ए कोजर और राल्फ डेहरेंडॉर्फ हैं। तो आप अगर व्याख्या देखेंगे तो मानवीय संबंधों में संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है। इनमें के डेविस, आर एम मैकाइवर, सी एच पेज, ए डब्ल्यू ग्रीन, लोमिस और लोमिस शामिल हैं। सबसे पहले किसने कहा है ये तथ्य अप्राप्त है।
लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आर एम मैकायर और सी एच पेज को जो है सी एच पेज को विकल्प ए को सही उत्तर माना गया है। लेकिन ये सभी विचारक जो हैं वो संघर्ष को जो है मानवीय संबंधों में विद्यमान रहने वाली, सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया मानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाती है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है रात्सेनहॉफर। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, रात्सेनहॉफर का कथन है। ऑस्ट्रिया के महान समाजशास्त्री गुस्टाव रात्सेनहॉफर 1842 से 1904 ने सामाजिक गत्यात्मकता की व्याख्या संघर्ष सिद्धांतों के आधार पर की। उनके संघर्ष का आधार अनंत इच्छाओं के बीच संघर्ष होना है। जेपी सिंह ने अपनी पुस्तक सामाजिक परिवर्तन स्वरूप और सिद्धांत में लिखा है कि हिंदी के सभी लेखकों ने इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग यहाँ स्वार्थ या हित के अर्थ में किया है, लेकिन इंटरेस्ट का यह हिंदी रूपांतर रात्सेनहॉफर के विचार से मेल नहीं खाता और उन्होंने इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांत में इच्छा या फीलिंग के रूप में किया है। उनका कहना है कि इस इच्छा का आधार मनुष्य की आंतरिक ज़रूरतें हैं और यही इच्छा शक्ति यानी ड्राइविंग फोर्स अनक्राफ्ट सारे सामाजिक कार्यकलापों और व्यवहारों का मुख्य कारण है। इस बात की पुष्टि रात्सेनहॉफर के इस विचार से होती है कि इट इज़ द की ऑफ इंटरेस्ट दैट अनलॉक द डोर ऑफ एवरी ट्रेजर हाउस ऑफ सोशियोलॉजिकल लोर। तो रात्सेनहॉफर ने 5 किस्म की मानवीय इच्छाओं की चर्चा की है। प्रजाति और यौन इच्छा प्रजनन के अर्थ में, शारीरिक इच्छा आहार या पोषण के अर्थ में, व्यक्तिक इच्छा सामाजिक इच्छाएं और दोस्तों आध्यात्मिक और धार्मिक इच्छा, और समाज इन्हीं इच्छाओं का एक समूह है। कोई व्यक्ति या समूह इन्हीं इच्छाओं से प्रभावित होकर कार्य करता है और जब इन इच्छाओं की पूर्ति में अड़चनें आती हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज के कुछ लोगों के बीच सहयोग या सामूहिक एकता की भावना उत्पन्न होती है। और रात्सेनहॉफर ने बताया कि इच्छा पूर्ति के लिए समाज में संघर्ष इसलिए होता है कि इच्छाएं मानव की वैसी दमित या जैविक भावनाएं या जरूरतें हैं जिनकी पूर्ति के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य की जैविक प्रेरणा या बायोलॉजिकल अर्ज उसके व्यवहार के प्रेरक कारक हैं। यौन संबंध की पूर्ति से लेकर समाज के आधिपत्य और आध्यात्मिक उपलब्धियों का लगाव किसी न किसी किस्म की इच्छा से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन या अस्थिरता। तो सही उत्तर है निरंतरता। दोस्तों, संघर्ष की विशेषता नहीं है क्योंकि कोई समाज न तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकता है और न ही हमेशा सहयोग की स्थिति में रह सकता है। इसलिए संघर्ष निरंतर प्रक्रिया है। संघर्ष की प्रक्रिया के मूल में व्यक्तियों या समूहों के हितों और स्वार्थों का संघर्ष होता है। जब दो व्यक्तियों या समूहों के हित आपस में टकराते हैं तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और इससे सामाजिक मूल्यों में हनन और अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है डेहरेनडॉर्फ। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। डेहरेनडॉर्फ के अनुसार सत्ता यानी अथॉरिटी का असमान वितरण, इसके विरोधी हित समूहों के निर्माण होना एक स्वाभाविक घटना है। कहा जाता है कि संघर्ष को न तो निरंकुश राजा न ही दार्शनिक राजा कोई भी सदा के लिए नहीं समाप्त कर सकते हैं। और डेहरेनडॉर्फ के शब्दों में द अंडरलेइंग एजम्पशन इज द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी टेम्परली सप्रेस्ड रेगुलेटेड चैनल्ड एंड कंट्रोल्ड बट दैट नाइदर ए फिलासफर किंग नॉर ए मॉडर्न डिक्टेटर कैन एबोलिश इट वंस एंड फॉर ऑल। दोस्तों देखिए, सत्ता संरचना में मुख्य 2 हिस्से होते हैं, एक तो शासन यानी डोमिनेशन और दूसरा सब्जेक्शन यानी दमन। और डेहरेनडॉर्फ ने बताया कि संघर्ष को निर्देशित और संस्थाकृत किया जा सकता है पर संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है आपको बताना है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या संस्थागत? तो सही उत्तर है संस्थागत। दोस्तों, डेहरेनडॉर्फ ने पश्चिमी समाज में औद्योगिक संघर्ष या इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन या संस्थागत अलगाव के रूप में देखा जो इसकी तीव्रता और हिंसा में कमी करने में भूमिका निभाता है। अतः औद्योगिक संघर्ष एक संस्थागत संघर्ष है। अगला प्रश्न है, डेहरेनडॉर्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, आर्थिक स्वार्थ,
सत्ता संबंध, वर्गगत स्वार्थ या जातिगत स्वार्थ। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, सत्ता संबंध। दोस्तों, राल्फ डेहरेनडॉर्फ एक जर्मन समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में संघर्ष सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने अपने संघर्ष सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक समाजों के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष की प्रक्रिया का मौलिक स्रोत है और वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल में होने वाले परिवर्तन भी मूलतः सत्ता व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन ही हैं। सत्ता की संरचना में परिवर्तन उन लोगों को हटाने से होता है जो शासन की स्थिति में हैं या शासन के केंद्र में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है, आपको बताना है। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर किसने बल दिया है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है जॉर्ज सिमिल। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज सिमिल। जॉर्ज सिमिल एक जर्मन समाजशास्त्री हैं और अमेरिकन समाजशास्त्री एल कोजर ने संघर्ष को सकारात्मक प्रकार माना है क्योंकि बहुलवादी समाजों में संघर्ष लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की हैं? ऑप्शन देखिए, सोरोकिन, बोगार्डस, लिपसेट और बेंडिक्स या मैकाइवर और पेज। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, मैकाइवर एवं पेज। दोस्तों, मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के दो प्रधान स्वरूपों का वर्णन किया है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। और आप जान लीजिए, जब व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विरोधी व्यक्ति या समूह के मार्ग में बाधा डालते हैं, एक दूसरे को सीधे चोट पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि विनाश करने की चेष्टा करते हैं, तो ऐसे संघर्ष को प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। वर्ग संघर्ष, क्रांति और युद्ध बड़े सामाजिक उद्देश्यों पर आधारित सामूहिक संघर्ष होते हैं। और जब संघर्षशील व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष नहीं करते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के हितों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे संघर्ष को अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने प्रतियोगिता को अप्रत्यक्ष संघर्ष का एक रूप माना है, लेकिन दूसरे विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध या कोल्ड वार। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शीत युद्ध या कोल्ड वार किसका उदाहरण है? वर्ग संघर्ष का, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का, प्रत्यक्ष संघर्ष का या अप्रत्यक्ष संघर्ष का? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष संघर्ष। दोस्तों, अप्रत्यक्ष संघर्ष में कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने हितों को प्राप्त करने के लिए बाधा पहुंचाते हैं। इस संघर्ष में हिंसा, घृणा, शत्रुता आदि की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है जो दृष्टिगोचर नहीं होता है और इसी को ही शीत युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? ऑप्शन देखिए, असंगति, प्रतियोगिता, सौजन्य या पार्थक्य। तो सही उत्तर है पार्थक्य या अलगाव। दोस्तों देखिए, पार्थक्य या विभाजन जो है, गिडिंग्स का मानना है कि वर्ग संघर्ष का खतरा पार्थक्य या डिविजन्स की वजह से उत्पन्न होता है। उनका मानना है कि समाज स्वयं में एक संघ अथवा संगठन है अथवा औपचारिक संबंधों का ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले पारस्परिक संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में भेद किया है? ऑप्शन देखिए, गिलिन और गिलिन, कार्ल मैनहीम, मैकाइवर और पेज या लेविस ए कोजर। तो सही उत्तर है लेविस ए कोजर, ऑप्शन डी। इन्होंने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी संघर्ष में विभेद किया है। दोस्तों, लेविस ए कोजर ने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी संघर्ष में विभेद किया है। वे संघर्ष जो विशिष्ट मांगों की हताशा से उत्पन्न होते हैं और जिन्हें एक साधन के रूप में आगे बढ़ाया जाता है, यथार्थवादी संघर्ष होते हैं। गैर यथार्थवादी संघर्ष एक विरोधी द्वारा तनाव मुक्त करने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखिए, कोजर, बेबर, डेहरेनडॉर्फ या फिर सिमेल ने। तो सही उत्तर है कोजर ने। दोस्तों, लेविस कोजर ने संघर्ष को बाह्य और आंतरिक के रूप में वर्गीकृत किया है। बाह्य संघर्ष एक समूह पर किसी बाहरी समूह द्वारा थोपा जाता है, जैसे पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपा गया कारगिल युद्ध। और आंतरिक संघर्ष एक समूह द्वारा अपने सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि जाति के नियमों का उल्लंघन करने पर जाति से बाहर करना। और ये दोस्तों देखिए आंतरिक और बाह्य संघर्ष का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? ऑप्शन देखिए, समनर, डेहरेंडॉर्फ, बेवर या सीमेल। तो सही उत्तर है सीमेल। दोस्तों, समाजशास्त्री सीमेल के कथन के अनुसार बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। निषेध किसी भी प्रकार के विकास का एक अंग होता है और यह अपने निषेध को जन्म देता है। समय के विपरीत प्रकार के परस्पर निषेधों में टकराव होना स्वाभाविक है और दूसरे शब्दों में जैसे जैसे यह परस्पर विपरीत तत्व विकसित होते हैं, इनमें संघर्ष का होना अनिवार्य हो जाता है। परस्पर संघर्ष से किसी भी निषेध का अंत नहीं होता, बल्कि यह दोनों निषेध अपने अपने नकारात्मक तत्वों को छोड़ देते हैं और एक नई स्थिति में प्रवेश करते हैं जो उन दोनों की पहली स्थितियों से बेहतर होती है। कहने का भाव ये है कि दोनों निषेधों में जहाँ संघर्ष होता है वहाँ दोनों में एकता भी बनी रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, सामाजिक संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष, जाति संघर्ष या अव्यक्त संघर्ष। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, अव्यक्त संघर्ष। दोस्तों, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को अव्यक्त संघर्ष कहते हैं। संघर्ष या विरोध उस स्थिति का नाम है जिसमें संबंधों के भिन्नताओं की स्थिति बनी रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? आपको बताना है। कार्ल मार्क्स, कोजर, कॉलिंस या डेहरेंडॉर्फ। तो सही उत्तर है कॉलिंस। दोस्तों, एक विचारक हैं रैंडल कॉलिंस। तो रैंडल कॉलिंस ने सूक्ष्म समेकित वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर कार्य किया है। उनका कहना है कि मेरा अपना मुख्य योगदान संघर्ष सिद्धांत उन बृहद स्तर के सिद्धांतों से सूक्ष्म स्तर का जुड़ गया था। मैं जमीनी स्तर पर अंतःक्रिया के प्रतिदिन जीवन के स्तरीकरण और संघर्ष को दिखाने का विशेषकर प्रयास करता हूँ। माई ओन मेन कंट्रीब्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट थियरी वाज टू ऐड ए माइक्रो लेवल टू दिस मैक्रो लेवल थियरीज। आई स्पेशली ट्राई टू शो दैट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ग्राउंडेड इन द इंटरेक्शंस ऑफ एवरीडे लाइफ। अगला, अब दोस्तों देखिए, आप देखिए महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया प्रतियोगिता के बारे में। सब हमने सहयोग और संघर्ष के बारे में देख लिया। अब आइए प्रतियोगिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आपको बताना है। आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली या पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली। देखिए, प्रतिस्पर्धा या जो कंपटीशन है दोस्तों, किसी उद्देश्य को बेहतर से बेहतर ढंग से हासिल करने का एक नतीजा है। स्पर्धा तब पैदा होती है जब कुछ सीमित लक्ष्यों को अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। लेस्ली ने प्रतिस्पर्धा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि कंपटीशन इज ए इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्ट्राइविंग फॉर गोल्स दैट ओनली वन कैन विन। अतः स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा में आंशिक रूप से पृथक्करण होता है। अगला प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वह रूपांतरित हो जाती है किसमें? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा जब अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तो वो संघर्ष में रूपांतरित हो जाती है। कंपटीशन, प्रतियोगिता या संघर्ष जो होता है दोस्तों, इसमें भाग लेने के कुछ नियम समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। जब तक इन नियमों का पालन होता है तब तक प्रतिस्पर्धा सच्ची होती है और जहाँ प्रतिस्पर्धा इन नियमों की सीमा रेखा को पार कर जाती है तो वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा संघर्ष तो है ही नहीं, पर इसकी पृष्ठभूमि अवश्य है। दोस्तों, स्ट्रगल का अर्थ संघर्ष नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट जो है स्ट्रगल का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है? विघटन, अराजकता, तानाशाही या संघर्ष? तो सही उत्तर है संघर्ष। अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा के शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? तो सही उत्तर है वेबर ने। दोस्तों, मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्न द्वारा ऐसे अवसरों पर, ऐसे लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरे द्वारा वांछित हों। और दोस्तों,
देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर कोजर माना था, लेकिन बाद में इसको बेबर यानी सी को सही माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने विवेचित किया है? तो सही उत्तर है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? देखिए ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, या मोहन बागान और मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहन बागान और मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच जो फुटबॉल मैच है ये प्रतियोगिता है। और आपसे पूछा गया है कि इनमें से प्रतियोगिता कौन है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, प्रतियोगिता का स्वरूप व्यक्तिक, सामूहिक, संगठनात्मक और सामाजिक कुछ भी हो सकता है। यदि किसी एक पद के लिए 2-3 प्रत्याशी कोशिश करते हैं तो उसे वैयक्तिक प्रतियोगिता कहा जाएगा। यदि 2 क्रिकेट टीम के बीच प्रतियोगिता हो तो उसे सामूहिक प्रतियोगिता कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि 2 कंपनी के बीच अपना उत्पाद बेचने के लिए प्रयास हो तो उसे संगठनात्मक प्रतियोगिता कहा जाएगा। और यदि 2 समुदायों के बीच कुछ प्राप्त करने के लिए स्पर्धा पाई जाती हो तो उसे सामाजिक प्रतियोगिता कहेंगे। मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता को विश्वव्यापी प्रक्रिया माना है और उसे 2 भागों में बांटा है, नियंत्रित प्रतियोगिता यानी रेगुलेटेड कंपटीशन और अनियंत्रित प्रतियोगिता। गिलिन और गिलिन ने प्रतियोगिता को 2 भागों में बांटा है, वैयक्तिक प्रतियोगिता और अवैयक्तिक प्रतियोगिता। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज की मूल्य व्यवस्था और मूल्य संरचना कैसी हो। और कूले एक विचारक हैं, इनका कहना है कि प्रतियोगिता व्यक्तित्व पर सकारात्मक रूप से गहरा प्रभाव डालती है और ये हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करती है। प्रतियोगिता के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व रचनात्मक रूप से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। ये परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो सही उत्तर है कोजर ने। कोजर दोस्तों प्रतियोगिता को नैतिक नियमों से बंधा होना मानते हैं जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है, और ये परिभाषा समाजशास्त्री कोजर ने दी है। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत सामान्य रूप से कि प्रतियोगिता में नैतिक नियम होते हैं जबकि संघर्ष में ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा हमेशा होती है कैसी? तो सही उत्तर है प्रतिस्पर्धा हमेशा अचेतन और अवैयक्तिक संघर्ष होती है। आप देख लीजिए दोस्तों, प्रतिस्पर्धा हमेशा अचेतन और अवैयक्तिक संघर्ष है। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक माना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है, आपको बताना है। देखिए अवैयक्तिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, व्यवस्थापन की प्रक्रिया या सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो सही उत्तर है व्यवस्थापन की प्रक्रिया। दोस्तों देखिए, प्रतिस्पर्धा एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और व्यवस्थापन की प्रक्रिया सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है? देखिए प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि संघर्ष दोनों को हानि। सही है। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। बिल्कुल सही और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में ये दोनों ही अंतर, आपके ये सभी अंतर सही हैं। जब किसी एक वस्तु और उद्देश्य को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा 2 पक्षों में होती है तो उनमें हमें उन्हें प्राप्त करने की होड़ हो जाती है। यही होड़ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कहलाती है। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है और व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, जो सामाजिक प्रगति में सहायता भी करती है। जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में पृथक्करण करती है, व्यक्ति और समाज दोनों को हानि पहुंचाती है, जो बाधा पहुंचाती है। कभी कभी प्रतिस्पर्धा का परिणाम अच्छा भी नहीं रहता। जबकि 2 व्यक्ति किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्पर्धा करते हैं तो अशक्त व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है। ऐसा प्रायः व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र सभी में देखा जाता है। इससे एक दूसरे में संघर्ष छिड़ जाता है और उससे व्यक्ति और समाज दोनों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न, और
आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतने सीमित हैं कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते हैं, उनको पाने के लिए प्रयत्न को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतने सीमित होते हैं कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते हैं, उसके पाने को प्रयत्न को प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें समाजशास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के लिए आपने समाजशास्त्र से संबंधित प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।